वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टैक्स इन्फो। मैं सी ए रईस काजी आपको हमारे यूट्यूब चैनल टैक्स इन्फो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि न्यू टैक्स रिजीम से रिलेटेड रखता है। सेक्शन 115 BAC, सेक्शन 115 BAC को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सेक्शन 115 BAC क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये न्यू टैक्स रिजीम क्या है, ओल्ड टैक्स रिजीम क्या है, ये किसके लिए बेनिफिशियल है, क्या ये ऑप्शनल है या कंपलसरी है, क्या हमने एक बार इसे ऑप्ट कर लिया तो क्या हम पलट कर अपने ओल्ड टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। तो अंत तक हमारे वीडियो के बने रहे ताकि आपको पूरी डिटेल के साथ इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके एक टैक्स ह्यूज अमाउंट टैक्स आपका बच जाए, एक बड़ा अमाउंट टैक्स का बच जाए। तो दोस्तों, एंड तक इस वीडियो को देखिए और हमारे साथ इस यूट्यूब चैनल की इस वीडियो पे बने रहिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये न्यू टैक्स रिजीम क्या है। तो दोस्तों, ये सेक्शन बजट 2020 के बजट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कि न्यू टैक्स रिजीम जो सेक्शन 115 BAC के अंतर्गत लाया गया है। सेक्शन 115 BAC के द्वारा इसको इंसर्ट किया गया है, जो कि ऑप्शन सिर्फ इंडिविजुअल्स और HUF के लिए है। यानी इंडिविजुअल और HUF जो टैक्स पेयर है उन्हीं को ये ऑप्शन दिया गया है। इसके अलावा LLP है, ट्रस्ट है, कंपनीज है, तो इन सबको ये ऑप्शन नहीं है। और इसके स्लैब रेट भी जो पुरानी स्लैब रेट से हटकर है। पहले हम अपनी पुरानी स्लैब रेट देखते हैं। एग्जिस्टिंग जो स्लैब रेट पहले जो ओल्ड थी, न्यू रिजीम में नहीं, जो ओल्ड रेट थी जिसको हम अब भी ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने इसको ऑप्ट नहीं किया तब ये होगी। अदरवाइज़ न्यू टैक्स रिजीम में जाते तो ये रेट नहीं लगेगी, जो कि इनकम हमारी 2.5 लाख है, 2.5 लाख है और 5 लाख के दरमियान है तो 5% लगेगी। यानी हमारी इनकम 2,50,000 है से लेके 5 लाख तक है तो 5% हमको टैक्स भरना है। अगर हमारी इनकम एक्सीड हो जाती है 5 लाख टू 10 लाख के बीच में तो 20% स्लैब में आ जाते हैं। और इनकम फ्रॉम 10 लाख अबाव, यानी अबाव 10 लाख के ऊपर जो भी इनकम है उस पर 30% लगेगा। तो 2.5 लाख से 5 लाख की जो इनकम है उस पर 5%, 5 लाख से 10 लाख की जो इनकम है उस पर 20% और 10 लाख अबाव जो भी इनकम है उस पर 30% है। ये हमारी एग्जिस्टिंग स्लैब रेट है, उसमें जो अगर कंटिन्यू करता है तो इस तरह से हमको टैक्स भरना है। लेकिन न्यू स्लैब रेट जो है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर इस तरह से है कि अगर हमारी इनकम 2,50,000 से लेके 5 लाख तक है तो 5%। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों जगह सेम है, हम देखेंगे। और ये 5 लाख टू 7.5 लाख है तो उस पर 10% है, इस पर भी 10% लगेगी। लेकिन यहाँ पर 5 लाख टू 10 लाख में देखेंगे तो 20% टैक्स भरना है। 7.5 लाख से लेकर 10 लाख 15% है। और उसके ऊपर देखा जाए तो 10 लाख टू 12,50,000 इसकी जो रेट है 20% है। अब देखिए कि यहाँ हमारे 5 से 10 के बीच में ही जो इनकम हो तो 20% हो जाती थी, लेकिन न्यू के अंदर क्या है 10 लाख टू 12.5 लाख अगर होगा तो 20% होगा। और 12.5 लाख टू 15 लाख इनकम है तो 25% है टैक्स रेट। लेकिन 15 लाख क्रॉस हो जाती है तो 30% हो जाएगी। उसके आगे जो भी अगर इनकम होगी 15 लाख अबाव उसके ऊपर 30% टैक्स लगेगा। तो यहाँ 10 लाख के ऊपर 30% था, लेकिन यहाँ पर है हमारा 30% 15 लाख के ऊपर। और एक ख़ास बात इसके अंदर ये है, ये ध्यान रखें, न्यू टैक्स रिजीम में हमारी सरकार हमें कुछ दे रही है तो हमसे कुछ ले भी रही है। वो क्या दे रही है और क्या ले रही है, हमको तो टैक्स स्ट्रक्चर दिखा दिया कि 15 लाख के ऊपर 30% लगने वाला है, जो स्लैब रेट हमने अभी देखा। तो लेकिन साथ ही साथ में ये भी देख लीजिए कि यहाँ पर हमारे जो 70 डिडक्शंस है और एग्जम्पशन है जो पैरा 4 में बताए गए वो हमको नहीं मिलेंगे। ये उसी वक्त मिलेगा हमको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर, ये जब हम अपनी जो डिडक्शंस और एग्जम्पशन है उसको हम छोड़ देंगे। अब वो डिडक्शन और एग्जम्पशंस क्या है वो भी देख लेते हैं। पहले कि हम वो समझे कि क्या डिडक्शन छोड़ना है, थोड़ा हम ये देख लेते हैं कि हम ये जो
पुरानी जो टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में इसके अंदर क्या फ़र्क आता है, हमारी टैक्स सेविंग कितनी होगी। तो अब देखिए टेबल के सामने आपको दिखाई दे रहा है टेबल में कि एनुअल इनकम अगर हमारी 7,50,000 होगी तो ओल्ड रिजीम में 65,000 टैक्स होगा और न्यू रिजीम में 39,000 होगा, तो हमारी सेविंग होगी 26,000। 10 लाख तक की अगर इनकम है हमारी तो हमारा टैक्स होगा 1,17,000 ओल्ड रिजीम में, और न्यू रिजीम में होगी हमारी 17,000, तो यहाँ हमारी सेविंग होगी 39,000। अगर हमारा इनकम 12,50,000 है तो 1,95,000 टैक्स लगे होगा ओल्ड रिजीम में, और न्यू रिजीम में हमारी टैक्स अमाउंट होगी 1,30,000, तो हमारी जो सेविंग होगी 65,000 तक की होगी। और अगर 15 लाख तक हमारी अगर इनकम है तो यहाँ पर ओल्ड रिजीम में हमारी टैक्स होगी 2,73,000 और न्यू में होगी 1,95,000, तो हमारी टैक्स सेविंग होगी टोटल 78,000। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से ये 78,000 तक का फ़र्क आ सकता है हमारे ये टैक्स में। हमारी सेविंग हो सकती है 78,000, लेकिन ये उस वक्त है, ये हमारे जो कंपैरिजन हो रही है ये मान के चल रहे कि हमने कोई भी डिडक्शन और कोई भी एग्जेम्पशन नहीं लिया है। इसके अंदर हमारी कोई भी एग्जेम्पशन और डिडक्शन नहीं ली गई है, दोनों को इस बेस पे कंपेयर किया गया है। और देखते कि क्या चीज़ें जो हमको छोड़नी होगी डिडक्शन और एग्जेम्पशन में। दोस्तों ये जो लिस्ट दी गई है, लिस्ट को बराबर ध्यान से आप देख लीजिए। ये चीज़ें आपको छोड़नी है, ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे, एग्जेम्पशन नहीं मिलेंगे, तब जाकर हम न्यू टैक्स रिजीम में जा सकते हैं, वरना हमें ओल्ड टैक्स रिजीम में ही रहना पड़ेगा अगर हम चाहते कि ये डिडक्शन मिले हमें। वो डिडक्शंस क्या है? सबसे पहले सैलरी वालों की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 रुपये तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी वाले को मिलती है उनको छोड़नी पड़ेगी। प्रोफेशनल टैक्स जो 2,500 रुपये तक की होती है नॉर्मली, वो छोड़नी पड़ेगी। एंटरटेनमेंट अलाउंस जो होगी सैलरी वालों को, वो भी छोड़नी पड़ेगी। ये छोड़ने के बाद ही आपको वो मिल जाएगा। अब न्यू टैक्स रिजीम के लिए हम जा सकते हैं। लीव ट्रैवल अलाउंस भी नहीं मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस भी नहीं मिलेगा। एचआर एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है सैलरी वालों के लिए, वो भी हमको सैलरी वालों को छोड़ना पड़ेगा। माइनर चाइल्ड इनकम अलाउंस भी नहीं मिलेगा, हेल्पर अलाउंस भी नहीं मिलेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी नहीं मिलेगा, और जो अलाउंस सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 में दिए गए वो भी नहीं मिलेंगे। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है ना, ऑन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी है ना, सेक्शन 24 में जो नॉर्मली सैलरीड पर्सन और दूसरे जो नॉन सैलरीड वो भी क्लेम करते हैं, वो भी नहीं छोड़नी पड़ेगी। बताइए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। जो हम अगर इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन जो हम पे कर रहे हैं उसको छोड़े तो एक अच्छा खासा फ़र्क आ सकता है। उसी तरह से सेक्शन 80C जो है चैप्टर 6A के डिडक्शन के अंदर जो आता है वो भी नहीं हो सकता है, और 80D वो भी नहीं मिलेगा मेडिक्लेम वाला। 80E जो हमारा एजुकेशन लोन पे जो इंटरेस्ट होता है, इस तरह से ये सब डिडक्शंस हमको नहीं मिलेंगे, एक्सेप्ट CCD जो सेक्शन 2 है, और सेक्शन 80 की JJAA की हमको नहीं मिलेंगी। और जो भी ये विदाउट एग्जेम्पशन और डिडक्शन फ्रॉम एनी अदर परक्यूसिड अलाउंस ये भी आपको जोड़ना पड़ेगा, और डिडक्शन फ्रॉम फैमिली इनका पेंशन इनकम ये भी छोड़ना पड़ेगा। तो मोटी मोटी आप बात समझ सकते हैं कि इसके अंदर ज़्यादातर जो लोग आते हैं, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, जो प्रोफेशन टैक्स है, जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है, जो HRA है, जो ये इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन है, ये सेक्शन चैप्टर 6A की जो सेक्शन 80C की जो ट्यूशन फीस है, LIC प्रीमियम है, ये सब छोड़नी पड़ेगी, तब जाके न्यू टैक्स रिजीम में हम जा पाएंगे। और ये जो पहले हमने अभी देखा कि ये हमको छोड़नी है, लेकिन कुछ चीज़ उन्होंने दी है, अब वो भी देख लेते हैं कि ट्रैवल अलाउंस जो है स्पेशली एबल पर्सन यानी जो फिजिकल हैंडीकैप है उनको स्पेशली एबल्ड पर्सन कहा जा रहा है। तो वो है फिज़िकली चैलेंज जो है उनको ये क्लेम कर सकते, जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है वो। कन्वेंस अलाउंस जो रिसीव होता है, जो कन्वेंस एक्सपेंडिचर के लिए होता है, ये पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट होता है। एम्प्लॉयमेंट करते हुए कुछ ऐसे एक्सपेंस है, कन्वेंस अलाउंस है जो देने पड़ते हैं सैलरी में, जो कई बार ऐड हो जाते हैं, तो उसको हम निकाल सकते हैं, वो क्लेम कर सकते हैं। एनी क्लेम compensation received to meet the cost of travel
ऑन टोल और ट्रांसफ़र, कि कुछ भी कॉस्ट जो टोल या ट्रांसफ़र वगैरह में जो काम करते हुए सैलराइड बंदे को होते हैं नॉर्मली, उसको भी अलाउंस वो क्लेम कर सकता है। वो कंपनसेशन वो मिलता है, उसको डिडक्ट किए जा सकते हैं, एग्जम्पशन मिल जाएंगे उसकी। डेली अलाउंस रिसीव टू मीट द ऑर्डिनरी रेगुलर चार्ज और एक्सपेंडिचर और यू इनकर ऑन अकाउंट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम हिज रेगुलर प्लेस ऑफ ड्यूटी। कुछ भी ऐसा जो अलाउंस वगैरह है डेली का, कि जो रेगुलर प्लेस पे जो बंदा काम करता है, एम्प्लॉय काम करता है, लेकिन कहीं और जाके काम करना पड़ रहा है उसे, तो उस वक्त जो एक्सपेंस इनकर कर रहा है वो एक्सपेंडिचर उसको भी अलाउड किया गया है। तो ये 3 के गिनती के 4 है जो उन्होंने अलाउड किए। ये भी अगर अलाउड नहीं करते तो क्या हो जाता ना, चल जाता, फिर ज़्यादा कुछ फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन फिर भी चलो दिया है गवर्नमेंट ने, कुछ तो दिया है इन लोगों को, तो ठीक है। तो हम अगर देखेंगे तो किस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये न्यू टैक्स रिजीम थोड़ा सा हमारे लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। फ्रेंड्स, इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो समझना है हमें, ये समझ लीजिए कि अगर जो करना भी चाहते हैं कि हमको ये ऑप्ट करना है, तो सैलराइड और नॉन सैलराइड के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। सैलराइड जो टैक्स पेयर है वो न्यू टैक्स रिजीम बिगिनिंग ऑफ द ईयर जो भी है हर साल जब आएगा तो ये अपना ऑप्ट कर सकते हैं, ये चेंज भी कर सकते हैं, है ना, उनके चॉइस के हिसाब से चेंज करते हैं। लेकिन ड्यूरिंग ईयर नहीं होगी कि आपने ऑप्ट कर लिया है तो आपको चेंज नहीं करना है, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब आएगा तो आपको वो चेंज कर सकते हैं। ये है सैलराइड टैक्स पेयर के लिए। सैलराइड टैक्स पेयर के तो मज़े विचार ये, जब चाहे हर साल चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो नॉन सैलराइड है वो एक बार आ जाए, एक बार आप इधर आ गए, आना आसान है, जाना मुश्किल है। तो देखिए ये नॉन सैलराइड एक बार ऑप्ट कर दिया न्यू टैक्स रिजीम में, तो वो अगेन इसको फ्यूचर में ऑप्ट नहीं कर सकता है। एक बार आ गया तो इधर ही आ जाए, अगर आके फिर चला गया, उसने न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर लिया और वापस से वो ओल्ड में चला गया तो दोबारा उसको चांस नहीं मिलेगा। लेकिन वहाँ ये सैलराइड वालों के मज़े है कि उनको ये ऑप्शन मिल रहा है कि वो एक बार आ जाए इस साल, तो नेक्स्ट ईयर के लिए वो हम यानी इससे बाहर आ सकते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है सैलराइड पर्सन के लिए, सैलराइड टैक्स पेयर के लिए। क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो हम अगर लेना चाहते हैं न्यू टैक्स रिजीम, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है। तो समझ लीजिए सैलराइड पर्सन के लिए तो सिंपल है कि वो पहले ही अपने एम्प्लॉयर को बता दे, ताकि उसकी सैलरी में से जो TDS कटेगी उसके अकॉर्डिंग कटे, तो उसको पहले ही बताना चाहिए। हाँ, ऑप्शन है उसके लिए दूसरा, लेकिन बेटर ये है क्योंकि भी TDS कट जाएगा तो फिर वो क्लेम करना एक लंबा चक्कर हो जाएगा, वो कन्वीनियंट नहीं रहेगा। तो इसके लिए कोशिश करें वो कि ड्यूरिंग द ईयर जो है स्टार्ट होने से पहले वो अपने एम्प्लॉयर को बता दे कि भाई हमको न्यू टैक्स रिजीम में जाना है, और उसके पहले वो कैलकुलेशन भी कर ले अपना कि मेरे लिए न्यू टैक्स रिजीम अच्छा है क्या ओल्ड टैक्स रिजीम अच्छा है। तो एक बात ये तो सैलराइड के लिए हो गई, लेकिन नॉन सैलराइड के लिए ये चीज़ नहीं। अगर कोई बिजनेसमैन न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहता है तो उसे तो कोई एम्प्लॉयर को खबर देनी नहीं है, तो उसके लिए ये है कि वो अपने ड्यू डेट के पहले एक फॉर्म फिल करे, जो फॉर्म 10IE, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद रखें। अगर जो जाना चाहता है न्यू टैक्स रिजीम में वो फॉर्म 10IE भरेगा, तब जाके इसको ये न्यू टैक्स रिजीम का लाभ मिलेगा। उसको ये बेनिफिट चाहता है कि न्यू टैक्स रिजीम का, तो 10IE फॉर्म भरे जिसकी ड्यू डेट 31 जुलाई होती है, 31 जुलाई होती है, अनलेस एंड अनटिल ये एक्सटेंड हो जाए। तो नॉर्मल डेट इसकी ड्यू डेट जो है फॉर्म 10IE का भरने की जो है फॉर्म 10IE की 31 जुलाई है, तो 31 जुलाई के पहले ये फॉर्म भर दे। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर कि अगर हमारी सैलरी 12.5 लाख है तो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम में क्या फ़र्क पड़ सकता है हमारे लिए। तो देखो, ओल्ड रिजीम में आपको 50,000 का डिडक्शन मिलेगा, न्यू रिजीम में नहीं मिलेगा। प्रोफेशन टैक्स का यहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, और ATC का डिडक्शन अगर 1.5 लाख आपने इन्वेस्ट किया है तो ओल्ड में मिलेगा, न्यू में नहीं मिलेगा। तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी किस तरह से आती है, ओल्ड में आएगी 1,31,851 और न्यू में आएगी 1,30,000। तो यहाँ आपकी 1,851 की सेविंग हो सकती है। पहले हमने देखा था जो विदाउट एग्जम्पशन और डिडक्शन लिए, यहाँ इस एग्जांपल में हम देख रहे हैं अगर हमारी सैलरी अगर 12.5 लाख रुपए है, 2,50,000 है, तो दोनों में अगर एक में हमने डिडक्शन लिया तो क्या हो रहा है, एक में डिडक्शन नहीं लिया तो क्या हो रहा है। और अगर हमारी सैलरी 10 लाख के करीब है तो ओल्ड रिजीम में हमने ये 50,000 लिया, प्रोफेशनल टैक्स लिया,
और डिडक्शन 1.5 लाख का लिया, तो हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी आएगी ओल्ड रिजिम में 74,901 और जबकि न्यू रिजिम में आएगी हमारी 78,000। तो यहाँ ओल्ड रिजिम में हमारे लिए फ़ायदा है, अगर टैक्स पेयर की जिसकी डिडक्शंस वगैरह है तो उसके चाहिए कि वो ओल्ड रिजिम में ही जाए, जो पहले जो एग्जिस्टिंग रिजिम है हमारी उसी के अंदर अपनी टैक्स लाइबिलिटी भरे, तो इसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये आप बात समझ लें कि सबसे बेस्ट ये है कि आप अपना इवोल्यूशन करें, अपने प्रोफेशनल्स की राय ले, आपकी सीए की राय ले, जो आपके प्रोफेशनल एक्सपर्ट है जो आपको गाइड करते हैं, उससे हम बता दें कि भाई हमको किस तरह से जाना है, किस में हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि ये आपको जो है देखना पड़ेगा, इस तरह से फैक्ट एंड फिगर्स के बेसिस पे आपको अपना डिसीज़न लेना होगा। ओरली आप नहीं कह सकते कि हमारे लिए क्या बेनिफिट है। और वापस ये देख लीजिए कि हाउस प्रॉपर्टी का जो मैंने बताया कि आपको जो हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट का पार्ट है ना 2 लाख तक का जो मिलना है वो नहीं मिलेगा, एक नुकसान इसमें ये है। और बिजनेस जो नॉन सैलरीड पर्सन है जिसकी बिजनेस एक्सपेंडिचर वालों के जो सर्टेन एक्सपेंडिचर मिलती है, कुछ एक अच्छे डिडक्शंस होते हैं, एग्जेम्पशंस होते हैं, वो उनको नहीं मिलेंगे। जैसे कि सेक्शन 32 में एडिशनल डिप्रिसिएशन का जो बेनिफिट मिलता है बिजनेसमैन को वो नहीं मिलेगा। सेक्शन 32AD की जो इन्वेस्टमेंट है कि जो न्यू प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट की जाती है बैकवर्ड एरिया में, वो नहीं मिलेंगे। और सेक्शन 33B और 33ABA जो टी कॉफ़ी रबर डेवलपमेंट वाला जो डिडक्शन है, जो साइट रिस्ट्रेशन वाला डिडक्शन है, वो नहीं मिलेगा। साइंटिफिक रिसर्च में जो एक्सपेंडिचर होता है उसका डिडक्शन जो सेक्शन 35 में मिलता है वो नहीं मिलेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं सेक्शन 35AD के अंतर्गत वो नहीं मिलेंगे। सेल्स यूनिट वालों के जो एग्जेम्पशंस होते हैं सेक्शन 10A में, वो एग्जेम्पशंस उनको नहीं मिलेंगे। ये ध्यान रखिए, ये नॉन सैलरीड वालों के लिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा सेक्शन समझ में आया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना मकसद था मेरा कि न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम में क्या होता है, ओल्ड रिजिम में क्या बेनिफिट है और न्यू रिजिम में क्या बेनिफिट है, और दोनों में अगर ऑप्ट करने में क्या डिसएडवांटेजेस है। तो सबके अपने एक बेनिफिट्स है और अपनी डिसएडवांटेजेस है, तो आपको उसके हिसाब से अपना कंसल्ट करने के बाद ही लेना है। तो इस वीडियो को आप देखें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अब तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।